हेलो स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल में टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन्स एंड टैक्स प्लानिंग, पूंजी लाभ हेतु कर नियोजन। देखिए, पूंजी लाभ हम बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स में डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके हैं। आप अनअवेयर नहीं हैं कि पूंजीगत लाभ क्या होते हैं, कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली सामान्य शब्दों में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। अब यहाँ देखिए, जो ये हमने इसका मीनिंग देखा, उसमें दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम समझेंगे। हमने कहा किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। तो दो पॉइंट्स हैं, पूंजी संपत्ति और दूसरा हस्तांतरण। इनको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। पूंजी संपत्ति से क्या तात्पर्य है? तो पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया जाता है, चाहे वे करदाता के व्यापार अथवा पेशे से संबंधित है अथवा नहीं है। यानी कि करदाता की सभी प्रकार की संपत्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि किन किन को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। सबसे पहला इसमें आता है बिजनेस स्टॉक। बिजनेस स्टॉक को एक करदाता का जो व्यापार एवं पेशे में काम आने वाला जो उसका स्टॉक है, वो कभी भी पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाएगा। उसके पर्सनल यूज़ की जितनी भी मूविंग असेट्स है, उसे भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि उसकी जो ज्वेलरीज हैं या उसकी जो प्रेशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। इसी तरीके से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। और इसी तरीके से गोल्ड बॉन्ड और स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड को भी क्या है, पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। लेकिन करदाता का जो आवासीय मकान है, यदि उसका हस्तांतरण होता है तो उसे पूंजी संपत्ति माना जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि वैसे सभी संपत्तियां पूंजी संपत्ति होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये कुछ संपत्तियां हैं जिन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। हमारा अगला बिंदु आता है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य। हमने देखा पूंजी संपत्ति हमने देखा, अब हम देखेंगे हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है। हस्तांतरण के अंतर्गत संपत्ति की बिक्री, अदला बदली, त्यागना, अधिकारों का समाप्त होना, किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण होना, व्यापार के स्टॉक में परिवर्तन होना, कब्जा देना, बीमित संपत्ति का नष्ट होना, साझेदारों को संपत्ति का वितरण करना, साझेदारों द्वारा संपत्ति का फर्म को हस्तांतरण करना, जीरो कूपन बॉन्ड्स का शोधन आदि को हस्तांतरण माना जाता है। तो देखिए, इतने सारे ट्रांसफर्स को हमने कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र माना है, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं, जिसके कारण इन कुछ संपत्तियों के हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाता। जैसे गिफ्ट, वसीयत के अंतर्गत ट्रांसफ़र, अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, एचयूएफ के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर संपत्तियों का वितरण आदि को हस्तांतरण नहीं माना जाता। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको हम डिटेल में देखते हैं तो ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता, उनकी एक पूरी लिस्ट है। जैसे कंपनी के समापन पर कंपनी द्वारा अंशधारियों को संपत्ति का वितरण, हस्तांतरण नहीं माना जाता। यहाँ सबके साथ आयकर अधिनियम में इसके लिए जो प्रावधान है, उनके सेक्शंस दिए गए हैं। तो सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान है। इसी तरीके से सेक्शन 47 के सबसेक्शन 1 में हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, हस्तांतरण नहीं माना जाता। उपहार, वसीयत अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, उसे भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। अब इसमें अपवाद है। यदि किसी कर्मचारी ने स्टॉक विकल्प योजना में प्राप्त अंश, ऋण पत्र, वारंट आदि किसी भी
किसी भी को इस तरीके से यदि उपहार में दिया है तो ऐसे उपहार को हस्तांतरण माना जाता है तथा हस्तांतरण के दिन का बाजार मूल्य एवं आवंटन मूल्य जो है उस राशि का अंतर उसका पूंजी लाभ माना जाता है। इसी तरीके से एक जो है सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपने 100% भारतीय सहायक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, लेकिन पूंजी संपत्ति में व्यापारिक स्टॉक का हस्तांतरण शामिल नहीं है। एमलगमेशन की किसी योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले किसी कंपनी द्वारा एकीकृत कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, बशर्ते एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। एक अंशधारी द्वारा एकीकरण की योजना के अंतर्गत अपने का अंशों का हस्तांतरण समामेलनकारी कंपनी को करना होगा, बशर्ते हस्तांतरण के फलस्वरूप उसे समामेलित कंपनी में अंशों का आवंटन हुआ हो तथा समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। इसी तरह राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक वस्तु, कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, रेखाकृति, पेंटिंग, फोटोग्राफ अथवा लेख का सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय लेखाकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था को हस्तांतरण करने पर उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता। इसी तरीके से किसी कंपनी के ऋणपत्रों को अंशों को ऋणपत्रों में परिवर्तित करने पर भी इसे हस्तांतरण नहीं माना जाता। यदि अधिमान अंशों को समता अंश में बदल दिया जाए तो इसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता। इसी तरीके से कोई मान लीजिए सिक इंडस्ट्री है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी है, तो उसके अधिनियम 1985 के अंतर्गत बनाई योजना के अंतर्गत एक रुग्ण कंपनी यानी कि सिक औद्योगिक कंपनी की भूमि का हस्तांतरण नहीं माना जाता। विपरीत बंधन या रिवर्स मॉर्टगेज की अधिसूचित योजना में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता। तो इस योजना में क्या होता है, उधार लेने वाला सामान्यतः वरिष्ठ नागरिक होता है जिसके पास आय का नियमित एवं स्थायी साधन नहीं होता। ऐसे वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति किसी अवधि सूचित बैंक या अप्रूव्ड बैंक या गृह वित्त कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो पैसा उधार देते हैं उनके पास गिरवी या बंधक रखते हैं। इस गिरवी से बैंक वरिष्ठ नागरिक को जीवन पर्यंत एक किस्त या एक मुश्त राशि उधार देता है। इस अवधि में व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग भी करता है एवं मूलधन व उसके ब्याज का अपने जीवन काल में भुगतान भी नहीं करता है। बैंक या कंपनी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति को बेचकर अपना धन वसूल कर सकते हैं। ऐसी हस्तांतरित संपत्ति को हस्तांतरण नहीं माना जाता है तथा व्यक्ति ने जो राशि प्राप्त की है वो सेक्शन 10 के सब सेक्शन 43 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी हमने लास्ट प्रोविजन देखा, रिवर्स मॉर्टगेज, विपरीत बंधन, हम कैपिटल गेन में ऐसे कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रांसफ़र को या हस्तांतरण को नहीं मानते, मतलब संपत्ति का हस्तांतरण को हम हस्तांतरण नहीं मानते। तो ये जो विपरीत बंधन है ये आपके कैपिटल गेन के साथ साथ आपकी व्यवहारिक जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। अब देखिए, हमने दोनों पॉइंट को डिस्कस किया, कैपिटल गेन के लिए पूंजी संपत्ति क्या होगी और हस्तांतरण किसे मानेंगे, और हमने ये भी देखा कि किसे हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे और किसे हम हस्तांतरण नहीं मानेंगे। अब हमारा अगला बिंदु आता है पूंजी संपत्ति के प्रकार। देखिए, मुख्यतः पूंजी लाभों की गणना करने के उद्देश्य से संपत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां और दूसरा दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां। क्या मतलब होता है अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों से? ऐसी संपत्तियां जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36 माह अथवा उससे कम अवधि के लिए रही हैं, यानी कि पूरा 36 मंथ भी रही है तो वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति ही मानी जाएगी। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों से क्या तात्पर्य है? जो करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही है, ऐसी संपत्तियों को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति माना जाता है।
देखिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित अंशों एवं सूचित प्रतिभूतियों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स सेक्शन 23D में वर्णित पारस्परिक कोष की इकाइयों एवं शून्य कूपन बॉन्ड्स के लिए यह अवधि 12 माह है। यानी कि 12 माह या उससे कम रही है तो अल्पकालीन और 12 माह से अधिक रही है तो दीर्घकालीन। इसी तरीके से अधिसूचित अंशों या भूमि या भवन जो अचल संपत्ति हैं उनके लिए यह अवधि 24 माह है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके लिए ये, या अनलिस्टेड शेयर्स है उनके लिए 24 मंथ्स है। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम दो तरह के कैपिटल गेन पढ़ेंगे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो वो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जिस पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो हमने यहाँ क्लियर किया कि ऐसी संपत्तियाँ जो 36 मंथ या उससे कम असेसी के पास रही हैं शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन पूंजी संपत्तियाँ होंगी। जो संपत्तियाँ 36 माह से अधिक करदाता के पास रही हैं वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियाँ होगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लिस्टेड शेयर्स हैं या मान लीजिए यूटीआई की यूनिट्स हैं, सेक्शन 23D में वर्णित पारस्परिक कोष हैं, शून्य कूपन बॉन्ड्स हैं, उनके लिए अवधि 12 माह या उससे कम है तो अल्पकालीन, 12 माह से अधिक है तो दीर्घकालीन। और असूचित अंशों अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो चाहे वो बिल्डिंग हो, उनके लिए यह अवधि 24 माह है। 24 माह या उससे कम तो अल्पकालीन, 24 माह से अधिक तो दीर्घकालीन। तो आज हमने कुछ बातों को देखा कैपिटल गेन की। हम टैक्स प्लानिंग जो कर नियोजन है पूंजीगत लाभों के संबंध में उसको समझने के लिए हम पूंजी लाभों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके आगे से पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।